गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारा लेसन लगभग आधा हो चुका है और जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इनको आप साथ ही साथ करें। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। ये देखते हैं पहले क्वेश्चन। अतीत में देशों को जोड़ने वाले मुख्य साधन क्या थे और अब ये अलग कैसे हैं? अतीत को जोड़ने में बात बताई थी कि अतीत में अगर हम बात करें व्यापार जो पहले होता था वो पहले मात्र एक समुद्र के मार्ग से होता था और समुद्र के मार्ग से ही वस्तुओं को लाया जाता था और भेजा जाता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। इस अब पहले की तरह केवल समुद्री मार्ग पर हम निर्भर नहीं हैं। आज हम धरातल पर होने वाले व्यापार को भी इसमें देखते हैं। इसके अंदर हमारा हवाई व्यापार है जिसमें हम जहाज़ों के माध्यम से भी चीज़ें देखते हैं और इसके अंदर हम करते हैं, जिसमें हमारे समुद्री मार्ग, समुद्री रास्तों के साथ वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा भी किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार वही होता है जहां पर एक देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीद सकता हो और दूसरे देश को वस्तुएं बेच सकता हो, तो ये होता है विदेशी व्यापार। और विदेशी निवेश, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, विदेशी निवेश होता है कि जब एक दूसरे देश की कंपनी किसी पूंजीगत पदार्थों पर एक दूसरे देश में जाकर खर्च करें। फॉर एग्जांपल, मान अमेरिका की कोई कंपनी है और वो अमेरिका की कंपनी भारत में आके यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा ले, तो होता है विदेशी निवेश। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। कि चीन के द्वारा जो हम इस्पात मंगवाया जाएगा, जैसे चीन की इस्पात कंपनी को अगर इस्पात मंगवाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि चीन के द्वारा भारतीय कंपनियों से इस्पात का आयात करने के फलस्वरूप चीनी इस्पात कंपनियों की मात्रा में कमी आएगी। अगर वो चीनी के इस्पात से कंपनियाँ मंगवाएंगे, भारतीय कंपनियों से मंगवाएंगे, तो चीन में जो कंपनियाँ हैं इस्पात की उनमें कमी आएगी, जिसके फलस्वरूप लाभ चीनी कंपनियों का कम हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं भारत की इस्पात कंपनियों को। अगर इसमें बताया कि अगर भारतीय इस्पात कंपनियों के उत्पादन की मांग में वृद्धि होने के कारण भारतीय कंपनियों का लाभ बढ़ेगा, क्योंकि अगर भारत का इस्पात सस्ता है और वो निर्यात करते हैं, हमारे वाले इसको आसानी सस्ती कीमत पर ले लेते हैं, तो उनकी मांग बढ़ेगी। अगर मांग बढ़ती है तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा भारतीय कंपनियों को होगा। चीन में अन्य औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को, कि अगर चीन में अन्य औद्योगिक इकाइयों उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों का लाभ होगा, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर बेहतरीन इस्पात मिलने के लिए विकल्प बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अब चाइना से भी खरीद सकता है, भारत से भी खरीद सकता है, उनके पास दोनों के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे और इस्पात कहीं से भी वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन के बाज़ार में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाज़ार के एकीकरण में सहयोग करेगा। व्याख्या करें। इन्होंने बताया कि जो हमारे चीन का बाज़ार है या भारत का इस्पात का आयात है, तो दोनों इस्पात बाज़ार का एकीकरण मतलब दोनों देश आपस में कैसे जुड़ते हैं। क्योंकि सीधा है, इन्होंने बताया कि चीन के बाज़ार में भारत से इस्पात का आयात दोनों देशों के इस्पात का एकीकरण करेगा, क्योंकि भारत द्वारा चीन को इस्पात निर्यात किया जाता है। अतः भारतीय इस्पात निर्मात कंपनियों के उत्पादन को एक नया बाज़ार मिल जाएगा। दूसरी ओर बाज़ार के इस्पात के सामने मूल्य होंगे कि समान मूल्य होंगे, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर उत्पादक देश को मिलेगा। अगर जो जिनका उत्पादन किया है उसको मिलेगा, क्योंकि दोनों का मूल्य समान है, दोनों कीमतें समान है। इसके अलावा दोनों बाज़ारों में वस्तुओं के ज़्यादा विकल्प होंगे तथा उत्पादन के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, कि कीमतें भी समान हैं, उत्पादन भी समान है, और तब कीमत अगर बेचेंगे तो उसको फ़ायदा होगा जिन्होंने उसका उत्पादन किया था। वैश्वीकरण क्या होता है, जो हमारे लेसन का नाम था कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। अब हम इस वैश्वीकरण के बारे में देखेंगे क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो पिछले लगभग 20 से 30 सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ऐसे जगह की तलाश कर रही हैं जहां पर उनके उत्पादन के लिए सस्ता सामान मिल सके या जगह सस्ती मिल सके, जिससे उनका उत्पादन सस्ता पैदा हो और उनके फ़ायदे में वृद्धि हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत सारी जगहों पर निवेश किया है और बड़ी मात्रा में निवेश हुआ है।
और जो हमारी ये व्यापार है, विदेशी व्यापार है, इसका बहुत बड़ा से अंतर विदेशी व्यापार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में है। जैसे हम बात करें कि जो बहुत बड़ा नियंत्रण कैसे हासिल किया, भारत में जो फोर्ड मोटर्स हैं, उस कार संयंत्र केवल भारत में ही कार्य नहीं बनाती, ये अन्य विकासशील देशों में भी कार्य बनाती है। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि ये केवल भारत में ही निर्मित कार्य नहीं है कि भारत के अंदर कार्य बेचती है, ये हमारे देशों के लिए भी कार्य बनाती हैं और विदेशों में उनको भेज देती हैं। और कारों के लिए जो उनके पुर्जों की ज़रूरत होती है, चाहे उनके टायर हैं, चाहे उनकी सीटें हैं, चाहे उनका डिज़ाइन है, चाहे उनका इंजन है, वो भी तैयार करती हैं और निर्यात कर देती हैं। तो ये सेवाएं लगातार बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार को दी जा रही है। अब देखते हैं आगे कि अधिकांश विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार एवं उत्पादन का एकीकरण हो रहा है। कि जो हमारे बाजार हैं, चाहे हमारे विदेशी व्यापार हैं, हमारे विदेशी बाजार हैं, और या ही हमारे विदेशी निवेश हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़कर एक ऐसा बाजार तैयार हो रहा है जहां सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, एकीकरण हो रहा है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। अब आपको शायद वैश्वीकरण समझ में आया होगा कि वैश्वीकरण होता क्या है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में आपस में जो संबंध है वो तेज हो, किस चीज़ का, एकीकरण का, प्रक्रिया के द्वारा, एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उनके आपस में संबंध तेज हों। अर्थात सिंपल अगर भाषा में कहें कि एक देश के द्वारा अपने सामान को दूसरे देशों में बेचना और दूसरे देश के सामान को हमारे देश के अंदर लेकर आना भी वैश्वीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों की अगर तुलना करें तो आज हमारे देश बहुत ज़्यादा संपर्क में आए हैं पहले की तुलना में। वस्तु, सेवा और निवेश प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा तलाश में एक देश से दूसरे देश के आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विदेशी देशों के बीच लोगों का आवागमन में वृद्धि नहीं हुई है। कि लोग क्या करते थे पहले, जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेश लगता है या नेपाल लगता है, तो दिल्ली के लिए व्यक्ति काम करने के लिए उन देशों में जाते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट कर आ जाते हैं। ऐसा आवागमन, कुछ आवागमन ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, कुछ व्यक्ति वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का आवागमन लगभग पिछले वर्षों से चल रहा है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका रही है। देखिए, अगर हम बात करें वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कंपनियों का योगदान क्यों रहा है? क्योंकि दूसरे देशों से चीज़ों को मंगवाना और दूसरे देशों में चीज़ों को भेजना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही संभव हो पाया है। और दूसरी बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हमारे यहाँ काम करती हैं, सामान कहीं से मंगवाती हैं, उनको इकट्ठा कहीं करती हैं, बनाकर उसका तैयार माल पूरी दुनिया में बेच देती हैं। तो इस प्रक्रिया ने वैश्वीकरण प्रक्रिया को बहुत तेज किया है और हमारे बाजारों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देश को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। इसके द्वारा हमारा आता है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ने भी इस प्रकार के संबंध को आगे बढ़ावा दिया है। अगर हम बात करें अब कि अगर टेक्नोलॉजी ना होती या इंटरनेट ना होते तो या हमारे दूरसंचार की सेवाएं ना होती तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी इस प्रकार के संपर्क स्थापित करने में बहुत अधिक समय लगता, जिसके कारण ये लंबा समय, आज जो हम समय देख रहे हैं, ये नहीं हो पाता। तो इसमें इंटरनेट की सेवाएं हैं या हमारे दूरसंचार की सेवाएं हैं या हमारी डाक की सेवाएं, इन्होंने भी हमारे वैश्वीकरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे सही विकल्प चुनना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसमें से बताना है कि देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण का परिणाम क्या होगा। कि अगर दो देश आपस में जुड़ेंगे तो वैश्वीकरण के क्या परिणाम होंगे। ये 3 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इनमें से आप आंसर चूज करें। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए कि उन्नति किस प्रकार हुई है।
साधनों के यातायात के परिवहन के साधन किस प्रकार बदलाव से आए हैं। अब बात आती है वैश्वीकरण को संबंध बनाने वाले कारक और कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण को संबंध बनाने में किन किन कारकों का विशेष योगदान है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारण है जिसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकी जो हमारे टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार आ रहा है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र गति आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इसके बाद हम बात करें कि कैसे वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर की जरूरत क्यों पड़ी। वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया जिससे इन्हें जहाज, रेलवे, वायुमार्ग या ट्रकों पर बिना अक्षमता के लादा जा सके। कंटेनर के ढुलाई लागत में भारी बचत हुई और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति वृद्धि हुई। इसी प्रकार वायु परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। तो ये था हमारे कंटेनर के द्वारा। अगर आप देखते हैं समुद्री मार्ग में या जहाज़ों के अंदर कि हम पूरे बॉक्स को, सामान के बने बॉक्सों को मशीनों की सहायता से समुद्री जहाज़ों में ला दिया जाता है, ट्रकों के ऊपर ला दिया जाता है, रेलों पर ला दिया जाता है। इससे हमारी लागत भी कम आई और माल को भी हानि कम पहुंची है। तो आगे हमारा ये पॉइंट चला हुआ था कि किस प्रकार ये संसाधन हमारे लिए उपयोगी है या उन्नति जो टेक्नोलॉजी की उन्नति है उसने किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। इससे भी एक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान समय की दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही हैं। दूरसंचार सुविधाएं टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे का संपर्क स्थापित करने और सूचनाओं को तत्काल प्रदान करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने का प्रयोग किए जाते हैं। कि जो हमारे टेलीफोन है या हमारे टेलीग्राम है तो सूचना पहुंचाने के लिए। मार्केट के अंदर कुछ सामान ऐसा भी होता है कि जो सामान कुछ ही समय में ख़राब हो जाता है तो उनको बहुत जल्दी उपभोक्ताओं को बेचना होता है और वो सूचनाएं जल्दी पहुंचाने में हमारे इंटरनेट ने बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा काम यहाँ किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर के जगत में जो परिवर्तन आए हैं कि आज आप देख सकते हैं कि कितने चमत्कारी परिवेश हो गए हैं। इंटरनेट से आप जब भी चाहे संसार में कहीं भी जा सकते हैं, जो कुछ देखना चाहे लगभग देख सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें विश्व में आ गई हैं और ये पूरी तकनीक इस प्रकार से आगे निकली है कि इन्होंने वैश्वीकरण के परस्पर संबंध को आगे बढ़ाया है। तो एक विशेष कारण इसका यही था कि प्रौद्योगिकी में वृद्धि। थैंक यू।